नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। दोस्तों, क्यूआईपी सीरीज है। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी 1086 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपकी बनी है। एक एक क्वेश्चन को आप रेगुलर फॉलोअप करिए, रेगुलर एक एक चीजों को याद कीजिए, वोकैबुलरी पे फोकस कीजिए, ग्रामर पे फोकस कीजिए। बाकी सब एक दिन ठीक हो जाएगा। लगे रहो, जॉब मिल जाएगी, टेंशन नहीं ज्यादा। देखिए, डाउट रहे तो पूछे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, समझने की कोशिश किया करो। वो कहता है इनडिफरेंस। यहाँ बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है डिफरेंस का अपोजिट इनडिफरेंस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। डिफरेंस अलग वर्ड है, इनडिफरेंस एक अलग वर्ड है। डिफरेंस तो दो चीजों में अंतर होता है, उसका जो अपोजिट होगा वो सिमिलैरिटी होता है। लेकिन यहां जो वर्ड है इनडिफरेंस, इसका मतलब होता है उदासीन। ये उदासीनता को शो करता है, जहां पर ना सुख का, ना दुख का, ना प्लेजर का, ना पेन का, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आदमी पे। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान पे सुख और दुख का फर्क ही ना पड़े, तो उसे क्या बोलेंगे? उसका वर्ड पूछ रहा है, ओडब्ल्यूएस में आएगा, वन वर्ड्स में पूछ रहा है। ब्लफ तो धोखेबाजी होता है, तो धोखाधड़ी से तो कोई सेंस बनेगी नहीं। टॉलरेंस होता है किसी चीज को सहना, अब उसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, सहेगा भी क्यों? सहेगा तो वो जिसपे फर्क पड़ेगा ना। तो टॉलरेंस भी नहीं होगा, तो वर्ड जाएगा स्टोइसिज्म। ये स्टोइक वर्ड होता है। स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अच्छे का, ना बुरे का, ना सुख का, ना दुख का, ना अमीरी, ना गरीबी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे स्टोइक बोलते हैं। और ऐसे स्टेट को, ऐसी अवस्था को बोलते हैं स्टोइसिज्म। अच्छा, रेडिकलिज्म, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। रेडिकल से वर्ड बना है रेडिकलिज्म। रेडिकल मतलब मूल तत्व, कंप्लीट। तो कंप्लीट की सेंस यानी जाएगी, तो वर्ड क्या जाएगा? सी। इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, स्टोइसिज्म। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन। नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब ना तो वो बच्चा है, बट नॉट येट एन एडल्ट, और ना ही वो भी एडल्ट हुआ है। तो एक ऐसी अवस्था के ना तो उसे बच्चा कह सकते हैं, ना उसको जवान युवा कह सकते हैं। तो ये कहता है, इसे बोलते हैं हिंदी में, अगर आपने देखा होगा, कि किशोरावस्था। तो यंगस्टर तो जवान एडल्ट की सेंस में चले जाएंगे। जुवेनाइल, ये युवा बच्चों को कहा जाता है। ओल्ड बूढ़ा होता है, ये वर्ड जाएगा एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोर अवस्था जो होती है वो 16, 17, 18 के आसपास की जो होती है। ना तो वो पूरा एडल्ट है, ना ही वो बच्चा है। किशोर अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडल्सेंट। एडल्सेंट, किशोर या किशोर अवस्था। नेक्स्ट आइए, फिल करना है इसको, ब्लैंक को। ड्यू टू हैवी रेन्स, बड़ी भारी बरसात के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वाज कॉल्ड। मैच को क्या करना पड़ा? कॉमन सेंस लगाइए, जब बारिश बहुत ज्यादा थी तो मैच क्या हो जाएगा? स्थगित होगा। तो स्थगित होने के लिए क्या आता है? कॉल ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब होती है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को स्थगित कर देना। तो मैच वाज कॉल्ड ऑफ। ओ डबल एफ जब भी आएगा, ये चीजों को हटा देता है, रिमूव कर देता है। तो जो मैच चल रहा है उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, उसे बोलते हैं कॉल्ड ऑफ। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, यानी टीम वापस बुला ली, मैच स्थगित हो गया, कॉल्ड ऑफ। क्लियर? आसान फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब जरूर याद करें भाई। देखो, 250-300 फ्रेजल वर्ब है, अगर आपने उन्हें याद कर लिया, जिस बच्चे ने प्रीपोजिशंस, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस याद कर रखी हैं, 300 के आसपास, ज्यादा नहीं है, और जिस बच्चे ने 200-250 के आसपास फ्रेजल वर्ब याद कर रखे हैं, उसे कोई एग्जाम में सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्ट्स होते हैं। तो इन्हें याद कर लो, 250-300 है, ज्यादा है नहीं है। ये पूछ रहा है भाई, ईडीएम पूछ रहा है, इन ए नट शेल। नट शेल होता है जैसे अखरोट की गिरी विरी होती है, उसका छिलका होता है, या मूंगफली के ऊपर छिलका होता है, तो नट शेल मतलब छिलके के अंदर आया हुआ है, छोटी सी गिरी के अंदर है सब कुछ जो भी है। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ही संक्षेप में है, नट शेल का मतलब होता है संक्षेप में, बड़ी छोटी फॉर्म में कोई चीज है। तो कौन सा जाएगा? देखो, इन ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, डेकोरेटिव लैंग्वेज नहीं हो सकता, वेल पैक्ड पार्सल नहीं हो सकता, ब्रीफली एंड कंसाइजली। ब्रीफली एंड कंसाइजली का मतलब होता है जो चीज बहुत ही संकुचित और छोटे रूप में आपको जो शो की जाती है उसे बोलते हैं इन ए नटशेल, संक्षेप में। जैसे ये हम इसका डिस्कशन दे रहे हैं, इन ए नटशेल, संक्षेप में। आगे आइए, नेक्स्ट। स्ट्रेन एवरी नर्व। नर्व होती है तुम्हारी धमनियां, सिराएं, तंतु। बायोलॉजी में पूछ लेना क्या होता है। स्ट्रेन होता है तनाव, एक एक नस खिंच गई इस आदमी की, नस खिंच जाना, नसों तक के जोर लग जाते हैं, इसे एक एक नस खिंच जाए। नस खिंच गई ना, बॉडी बनती है, जैसे यहाँ पे मसल्स वसल्स में स्किन स्ट्रेन आ जाता है, नस। तो नसें खिंच जाना, तो नसें कब खिंचेंगी? जब तुम ट्राई करोगे ट्रिक्स को, या वर्क करोगे हार्ड, या भीख मांगोगे और दूसरों के सामने, या स्पेंड लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करोगे, तो नसें खिंचेंगी कब? इसका मतलब होता है स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब है पूरी ताकत लगाना किसी काम में,
वर्क वेरी हार्ड, जब किसी काम को करने में आप पूरी जान झोंक देते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व। ध्यान रखना इस वर्ड को। नेक्स्ट आइए, सिनोनिम पूछ रहा है इंडोलेंट का। इसे तुम याद रख सकते हो, जो आदमी डोलता भी नहीं है, हिलता डुलता भी नहीं है, इंडोलेंट। इस आदमी पे हिलना डुलना भी बंद कर रखा है। ऐसा आदमी जो हिलना डुलना भी बंद कर दे उस आदमी को बोलते हैं इंडोलेंट। ये हिलेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति जो हिलता डुलता तक नहीं उसे बोलते हैं इंडोलेंट। मतलब कैसा होगा? आलसी, ले दी जाएगा। एक्टिव नहीं हो सकता, खुश की सेंस नहीं, एक्सपेंसिव की सेंस से बढ़ जाएगा लेजी। तो वो व्यक्ति जो हिलना डुलना भी पसंद नहीं करता, पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, इसे बोलते हैं इंडोलेंट। क्लियर? याद रख लेना, इंडोलेंट मींस आलसी। और कौन व्यक्ति जो हिलना डुलना भी पसंद नहीं करता है उसे बोलते हैं इंडोलेंट। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछ रहा है इंसोलेंट का। इंसोलेंट, अब इंसोलेंट वो आदमी होता है जो आदमी किसी भी व्यक्ति से तहजीब से पेश नहीं आता है, बेहुदा आदमी होता है, हुल्लड़ हुड़दंग टाइप का आदमी होता है। इंसोलेंट वो आदमी होता है जो बहुत ही अजीबोगरीब जीवन जीता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये हुड़दंगी होता है, ये एक टाइप से बिगड़ैल, गुस्से वाला या उपद्रव करने वाला, सब इंसोलेंसी में आता है। इंसोलेंसी मतलब बदतमीजी। तो बेहुदा या बदतमीज इंसोलेंट होता है। तो इसका पूछ रहा है अपोजिट। ये है बुद्धिमान, वाइज, ये क्यूट, ये लेजी और ये शाय। ठीक है ना, इंसोलेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है इंसोलेंट के लिए। इसका एक पॉइंट और भी होता है इंसोलेंट का। एक तो होता है बेहुदा, एक इंसोलेंट होता है, थोड़ा सा अपोजिट मीनिंग भी जाता है इसमें पे के। एक इंसोलेंट ऐसा आदमी भी होता है जो किसी भी काम को फ्रैंकली करता है, रुकने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसका झटपट से आंसर देगा। तो कहीं कहीं पे इसका सॉल्यूशन आपको जो उसका मीनिंग लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे वाइज भी लिखा मिल सकता है आपको इंसोलेंट का, कहीं हो सकता है वाइज लिखा मिल जाए सिनोनियम में। लेकिन ये ऐसा आदमी होता है जो बेहुदा है, बिना सोचे समझे बात करता है और तपाक जैसी आंसर देता है, हुड़दंग मचाने वाला होता है, इंसोलेंट होता है। इसका अपोजिट जाएगा शाय, शर्मिला। अपोजिट इसका शर्मिला हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक कहता है हुड़दंग है, हुड़दंगी, और एक शर्मिला होता है, शांत स्वभाव का। ये वर्ड जाएगा आपका शाय, एंटोनिम शाय बनेगा। नेक्स्ट आइए, स्पेलिंग पूछ रहा है बेनिफिशियल, BENE, ये तो सब में सेम लिखा हुआ है। फिशियरी का पूछ रहा है, FI भी सेम है, CI यहां तक है, इन दो इसमें नहीं है, CI यहां भी है, ARY FI, ये वर्ड जाएगा BENE FI CI ARY, बेनिफिशियरी। इसमें कुछ बच्चों ने गलती कर दी, बेनिफिशियरी का स्पेलिंग BENE FI CI ARY, बेनिफिशियरी। ये ध्यान रखना, बेनिफिट से बना है, बेने, BENE, बेने, बेने एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लाभ। जैसे बेनिफिशियल, बेनिफिशेंट, बेनेडिक्शन, बेनेवोलेंट, लाभ होता है, फायदेमंद होता है। तो सही स्पेलिंग जाएगी बेनिफिशियरी, लाभकारी, फायदेमंद। नेक्स्ट देखो, हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजिशन आई वुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर। ये कंडीशनल क्लोज आपने पढ़ी होगी, और कंडीशनल क्लोज तीन होती हैं, लाइकली कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन और एक पास्ट कंडीशन। पास्ट कंडीशन में हम पुरानी बातें करते हैं, जैसे हैड परफेक्ट टेंस बना हुआ है, हैड आई बीन इन माय ब्रदर्स पोजीशन आई वुड हैव थर्ड फॉर्म, इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो इधर पास्ट परफेक्ट है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एरर सेंटेंस है। अब ये किसी बच्चे को डाउट है कि जी हैड शुरू में कैसे आया, वो पूछ लो एक बार ऑफिस में आके। ये वर्ड जाएगा हैड आई बीन इन माय ब्रदर्स पोजीशन, ये पास्ट परफेक्ट, ये वुड हैव थर्ड फॉर्म सही है। विल सेल कैन में के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, वुड शुड कुड माइट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, और वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट। ये कंडीशनल क्लॉज बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, 9th आपका नो एरर जाएगा। नेक्स्ट आइए, हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंट, और देखो स्पेंट हो गई सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया, उसके पेरेंट्स अक्सर खर्च करते हैं देयर समर इन ऊटी, बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। देखो ध्यान से समझो, वो कह रहा है उसके जो पेरेंट्स हैं वो अक्सर अपनी छुट्टियों को, गर्मियों की छुट्टियों को ऊटी में स्पेंड करते हैं, लेकिन इस बार वो दार्जिलिंग में गए। तो अक्सर क्या करते हैं, देखो करते थे नहीं, प्रेजेंट टेंस में जाएगी इसको लेके, यूजुअली एंड, अक्सर वो ऊटी में जाते हैं पर इस बार वो दार्जिलिंग में आ रहे हैं। तो ये एक रेगुलेटरी वर्क कौन सा है, ऊटी में जाने का। अब कहां आ रहे हैं,
दार्जिलिंग में। जैसे अक्सर वो चाय पीता है लेकिन आज वो कॉफी पी रहा है। तो ये इस तरह का सेंटेंस होता है, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस एक साथ मिक्स होकर आते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ में उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा हिज पेरेंट्स स्पेंड, ए में रह जाएगी। आगे देखिए, ही लॉस्ट हार्ट, वो हिम्मत हार गया, पास्ट टेंस है, बिकॉज ही कुड नॉट कोप अप विद, बस ये तो रट लो भाई, कोप के साथ किसी भी सूरत में अप नहीं आता है, ना कोप अप होता है ना कोप अप विद होता है। सिंपल फ्रेज होती है कोप विद। कॉप विद का मतलब होता है एडजस्टमेंट बैठा लेना, तालमेल बैठा लेना। यही एरर है और कुछ है ही नहीं, यहां से आपको अप हटाना है। कॉप अप विद डिफिकल्टीज इन लाइफ, जीवन की मुसीबतों के साथ एडजस्टमेंट बैठाने में वो हिम्मत हार गया। ठीक है, तो कॉप अप विद नहीं होता कुछ भी, सिंपल वर्ड होता है कॉप विद। आगे देखिए नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, आई प्रपोजली डिड। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है इस वर्ड को पढ़ने के लिए, प्रपोजली की। सिंपल आई डिड दैट, मैंने किया कि, विद ए व्यू टू, मैंने वो किया जो भी काम था, विद ए व्यू टू ऑफेंड। ये ध्यान रखो, जीरंड आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ टू जो होता है एक प्रीपोजिशन का काम करता है। जैसे एडिक्टेड टू, ये देखा होगा आप लोगों ने, जैसे एडिक्टेड टू, गिवन टू, प्रॉन टू, इम्यून टू, यहां पे एक्सेट्रा जो टू है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और इनके बाद सेंटेंस में या तो नाउन आना चाहिए वरना जीरंड बनना चाहिए वर्ब में आईएनजी के। तो जैसे आपने बोला आई डिड दैट, मैंने वो किया, विद ए व्यू टू, तो ऑफेंड नहीं आएगा, ऑफेंडिंग आएगा। विद ए व्यू टू ऑफेंडिंग, सी पार्ट ठीक होगा, विद ए व्यू टू ऑफेंडिंग। इसने लिखा विद ए व्यू ऑफ नहीं आता है, विद ए व्यू दैट नहीं आता, वर्ड जाएगा विद ए व्यू टू ऑफेंडिंग। सिंपल वर्ड है, ध्यान रखना। एडिक्टेड टू, इम्यून टू, गिवन टू, प्रोन टू, एक्स्टम्ड टू, एवर्स टू, ऑब्जेक्ट टू, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जीरंड में पढ़ो, इनके साथ में टू के साथ जीरंड आता है। क्लियर? आगे आइए, आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज, 4 डजन, मैंने 4 दर्जन आम खरीदे, या आम के 4 दर्जन। तो ध्यान रखो सिंपल वर्ड है तो 4 डजन मैंगोज, यही जाएगा, 4 दर्जन आम खरीदे। 5 डजन बनानाज, ठीक है ना, ये सिंपल पॉइंट है। 4 डजन मैंगोज, डजन ऑफ मैंगोज की जरूरत नहीं, सिंपल जाएगा 4 डजन मैंगोज, 5 या 4 6 जितने भी हैं दर्जन आम। क्लियर? इसको मैच कीजिए, सही पॉइंट उठाना है, कौन से इसकी सीक्वेंस सही रहेगी। स्टार्ट हो रहा है सी से, बी से या बी से, तो बी या सी से ही पढ़ना है आपको। सी में लिखा है एंड स्टूडेंट्स नीड्स, तो सी से तो शुरू नहीं होगा, अब बी से शुरू करना है आपको। बी में क्या लिखा है, वी नीड टू एस्टैब्लिश, हमें जरूरत है एस्टैब्लिश करने की। क्या एस्टैब्लिश करने की जरूरत है? बी के बाद ए लिखा है, ए मैच, एक मैच एस्टैब्लिश, मैच मतलब तालमेल, मैनेजमेंट बैठाने की जरूरत है। यहां पे ई लिखा बी के बाद, वी नीड टू एस्टैब्लिश बिटवीन। अब एस्टैब्लिश क्या करना है तो बताना पड़ेगा, तो ई तो नहीं जाएगा, तो ए जाएगा जरूर। अब दोनों में ए आ गया। अब वो कह रहा है कि वी नीड टू एस्टैब्लिश, अब यहां लिखा बिटवीन। बिटवीन हमेशा दो चीजों के साथ आता है, अपने साथ एंड लेता है, तो बिटवीन टीचिंग एंड स्टूडेंट्स नीड, तो टीचिंग मेथड और स्टूडेंट्स की जरूरत के बीच में हमें एक तालमेल बैठाने की जरूरत है। तो ये वर्ड जाएगा बी से शुरू होगा, बी के बाद एक, दोनों में कंपलसरी है। इसके बाद आप लगाएंगे सी डी ई, ऑप्शन जाएगा सी। नहीं सॉरी, सी डी ई नहीं है, एक मिनट, ई आएगा ना पहले, बी ए ई, बी ए ई, ये ऑप्शन जाएगा बी ए ई डी सी, फोर्थ ऑप्शन जाएगा बी। बी के बाद ए मैच, मैच बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट्स नीड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, ये कह रहा है पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस को तो उड़ा दिया करो। उसने कहा प्लीज टेक, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सिंपल देखो, दीज स्टूडेंट शुड बी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक, यही ऑप्शन बनेगा। लेट से नहीं बनेगा, लेट से ऑर्डर का सेंटेंस बनता है, ध्यान रखना। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का है तो लेट से बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट का है तो वो सब इससे बन जाता है। आपने कहा दीज स्टूडेंट शुड बी टेकिंग, अब इसको हम बना सकते थे लेकिन शुड बी के साथ टेकिंग नहीं आना था, टेकन आना था। अगर टेकन होता तो ये ऑप्शन भी होता, तो इससे ऑप्शन क्या जाएगा, बी। पैसिव वॉइस में यही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक, ये पैसिव बन गया आर रिक्वेस्टेड, ये तो सभी का ठीक है जरूरत। इसमें क्या करना है, एक्टिव बनाना है। तो आपने कहा वन ऑफ द पैसेंजर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, वाज बीइंग थॉरोली चेक्ड, तो वाज है तो वाज तो रहेगा रहेगा भाई,
इसमें हैव आ गया, ये तो गलत है, हेल्पिंग वर्ब तो बदल नहीं सकता है, वो गलत हो गया। इसमें वाज कहीं है ही नहीं, ये गलत हो गया। इसमें वाज है, इसमें वर है, ठीक है। और आईएनजी लिखा है तो चेक में आईएनजी लगेगा, वाज थोरोली चेकिंग, वर थोरोली चेकिंग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में पैसिव को एक्टिव बना दिया। लेकिन अब देखो यहां आपका सब्जेक्ट था वन ऑफ द पैसेंजर्स। जब भी तुम पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलोगे ना। आपका सब्जेक्ट यहाँ ये है, यहां आपने यही सब्जेक्ट रख दिया, ये कैसे हो जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। द कस्टम ऑफिसर्स वर थोरोली चेकिंग। समझ गए ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना जरूरी है, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, सॉरी, नेक्स्ट देखिए, ईडीएम का मीनिंग पूछ रहे हैं। लॉक स्टॉक बैरल, इसका मतलब होता है लॉक करो, इकट्ठा करो, बैरल भरो, जो भी कंडीशन है। लॉक स्टॉक बैरल का मतलब होता है सारा कंप्लीट काम कंप्लीट कर देना, सारे काम को पूरा कर देना, ये मीनिंग जाता है कंप्लीटली। लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब सारी चीजों को एक के बाद एक सही से निपटाते हुए गए हैं, लॉक स्टॉक एंड बैरल। क्लियर। नेक्स्ट, ये है भाई आपका क्लॉज टेस्ट। कह रहा है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के काल के दौरान, द लास्ट ऑफ द मुगल्स, मुगलों का अंत जब था, देयर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर। अब देयर हैव बीन, भाई बात पास्ट की कर रहा है, औरंगजेब की कर रहा है, तो हैव बीन तो आ नहीं सकता, आर नहीं आ सकता, वाज या वर में से कुछ आएगा, तो क्या था, रिवोल्ट्स। रिवोल्ट प्लूरल सब्जेक्ट से क्या आएगा, वर। देयर वर रिवोल्ट अगेंस्ट द एम्पायर, साम्राज्य के खिलाफ क्या थे, उपद्रव हुए, विद्रोह हुए। आगे यहां पूछ रहा है वर द रिवोल्ट्स, और ये जो रिवोल्ट थे दैट वाज, तो दैट होता तो वाज होता, इट के साथ भी वाज होता, दिस के साथ भी वाज होता, दीज आएगा, तो दीज वर द रिवोल्ट्स। अब देखो ना वर लिखा है भाई, ठीक है ना, तो दीज वर द रिवोल्ट्स ऑफ मराठास, ये मराठाओं के रिवोल्ट थे, सिखों के थे, जाटों के थे, एंड और किसके थे, मैनी अदर्स, और बहुत सारे लोगों के थे। तो मराठा, सिख, जाट और बहुत सारे लोगों के इनके खिलाफ में विद्रोह रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल एम्पायर था वो बिगेन टू फेयरली फास्ट, बहुत तेजी के साथ में क्या होने लगा, डाइवर्स। डाइवर्स होता बट गया, आधे मुगल इधर चले गए, आधे इधर चले गए, ऐसे नहीं होगा। वेंट का सेंस नहीं बनेगा, डाइवर्स नहीं बनेगा, बिकम नहीं बनेगा, क्या होना चाहिए, डी। देखो डाइवर्स मतलब जैसे रूट डाइवर्ट करके आप चले गए, उसे डाइवर्स बोलते हैं। बिकम बन गया, बन गए, फेयरली फास्ट, बहुत तेज बन गए, वो तो सेंस नहीं बनेगी। एम्पायर बिगन टू बिकम वेरी फेयर, वेरी फास्ट, बहुत तेज बनने को उसके। वेंट, अब बिगन टू वेंट, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आते हैं, टू के साथ यहाँ पे सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो ये वर्ड जाएगा डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है पतन, यानी कि वो मुगल साम्राज्य किस ओर जाने लगा, पतन की ओर जाने लगा। डिसइंटीग्रेटेड वेरी फास्ट, डिसइंटीग्रेट वेरी फास्ट। और आगे क्या है, द कंट्री सून इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, और जो देश था भारत उस टाइम पे वो छोटे छोटे भागों में बट गया। मैनी ऑफ विच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट, और उनमें से कुछ तो अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो ये क्या हुआ, तो कंट्री टूट गई ना, तो ब्रोक अप इनटू, ब्रेकअप इनटू होता है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना। तुमने तो ब्रेकअप सुना होगा, ब्रेकअप का मतलब तो वो भी होता है, इसका मतलब होता है जब किसी से तुम्हारे संबंध खत्म हो जाते हैं। और ब्रेकअप इनटू पीसेस का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना कोई चीज, ब्रेकअप इनटू। तो यहाँ ब्रोकअप इनटू स्मॉलर टेरिटरीज आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, और क्या पूछा भाई इसमें, पैसिव फॉर्म पूछी है, गिव नहीं पैसिव फॉर्म दे रखी है आपको, क्या करें, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। हाँ पैसिव फॉर्म बनाना है आपको, उसका एक्टिव दिया हुआ है, प्लीज टेक द गेस्ट। रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, तो फिर से वही बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, खत्म बात। शुड बी से बन सकता था, पर देखो थर्ड फॉर्म आनी थी तो ये नहीं जाएगा। मस्ट टेक पैसिव बना ही नहीं है, ये भी पैसिव नहीं बना, यही जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करना है। एक्टिव पैसिव तो उड़ा दिया करो देख के, इसका एक्टिव बनाना है। वो कह रहा है वर बीइंग अरेंज्ड, तो वाज वर है तो भाई वाज वर तो रहेगा रहेगा, इसमें वाज वर है, इसमें वाज वर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में चेक करो। जो चेयर्स वर अरेंजिंग, वर के साथ आईएनजी, वाज के साथ आईएनजी, लेकिन यहां सब्जेक्ट है चेयर्स, सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, यहां एज इट इज चेयर रख दिया तो ऑप्शन जाएगा बी, ए भी नहीं जाएगा। द स्टाफ वाज अरेंजिंग चेयर्स। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो टाइम खोदोगे अपना, टाइम बचाना है, खोना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कॉटन का
इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे क्या है? क्रिएटर, प्रोड्यूसर, ग्रोवर, मैन्युफैक्चर। कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चर होता है जिसको मशीनों से बनाते हैं, कॉटन आप मशीनों से नहीं बनाए, कॉटन एक नेचुरल चीज में प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या उसके प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, मैन्युफैक्चर निर्माता। तो कॉटन का निर्माण नहीं होता है, कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोड्यूसर जाएगा, प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और भी है, चलिए आप इसे जितने भी चैनल हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, इनको चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपडेट करते रहिए। दूसरी चीज, जो भी डाउट्स हैं उसे पूछते रहो, मेहनत करते रहो और अच्छे से सिलेक्शन लेके आगे बढ़ो। सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।